नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम इस वीक का करंट अफेयर तो करेंगे, साथ साथ जो प्रीवियस वीक में गया हुआ करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। कौन कौन से टॉपिक को हम यहां पर पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नेशनल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर हो गया, अवार्ड से रिलेटेड और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर यहां पर हम पढ़ेंगे। प्लस लास्ट जो वीक है उसको रिवाइज भी यहां पर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की। जो इस वीक में बना है उसको पढ़ेंगे डिटेल में, प्लस जो लास्ट वीक का करंट अफेयर है उसको रिवाइज भी करेंगे। लास्ट की स्लाइड में मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहां पर। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले किया गया है। कहां पर किया गया है? जैसलमेर में, और वो भी लोंगेवाला में इसको फ्लैग मतलब फहराया गया है। अब दुनिया का लार्जेस्ट है, दुनिया का लार्जेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, पहला हो, इंडिया का पहला हो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको भी पता है, अगर आपने एक दो एग्जाम दे दिए होंगे तो आपको पता होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दुनिया का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग डिस्प्ले किया गया है, वो भी खादी से बना हुआ। और कहां पर किया गया है? लोंगेवाला पर, जो कि जैसलमेर में पड़ता है। आपको बता दूं जैसलमेर को ही क्यों चुना गया, तो जैसलमेर को इसलिए चुना गया है क्योंकि 15 जनवरी को हमने आर्मी डे मनाया था, और उसी दिन आपको मालूम होगा कि भारत की जो आर्मी है उसमें विजय प्राप्त की थी। उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। उसको सेलिब्रेट करने के लिए जैसलमेर को चुना गया, और जैसलमेर उस युद्ध का जो 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका सेंटर भी माना जाता है। इसीलिए जैसलमेर के लोंगेवाला को चुना गया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल पार्क यहां पर डिस्प्ले किया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी डायमेंशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी डायमेंशंस लंबाई में, जैसे मान लीजिए ये है हमारा फ्लैग, तो यहां पर जो ये लंबाई है ये हो जाएगी लेंथ, और ये हो जाएगी ब्रेथ। तो यहां पर लंबाई की बात करें तो 225 फीट लंबा था, और 150, ये टोटल 150 चौड़ाई में था। ठीक है, यहां पर 1400 किलोग्राम का ये इसका पूरा वेट था इस फ्लैग का, और दुनिया का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग था जिसको डिस्प्ले किया गया है लोंगेवाला जैसलमेर में 15 जनवरी को, जो कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है उस दिन। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर किया है। मतलब आने वाले हर ईयर में अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। यह बात जान ली, ठीक है। भारत में स्टार्टअप को इस समय प्रमोट किया जा रहा है। अलग अलग स्कीम्स के थ्रू सस्ते दामों पर पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है उद्यमियों को, जिससे कि वो अपना नया नया बिजनेस शुरू करें और सरकार पर एम्प्लॉय, मतलब खुद एम्प्लॉय बनकर सरकार पर बोझ ना बने, वो एम्प्लॉयर बने, मतलब वो नौकरी देने वाला बने। ये सरकार की मंशा है। इसको प्रमोट करने के लिए 16 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर किया है। अभी आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी अनाउंस किया हुआ है, जो कि लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। उस डे को 9 दिसंबर को डिक्लेयर किया था, और इस डे को, जो कि नेशनल स्टार्टअप डे है, इसको 16 जनवरी को डिक्लेयर किया गया है कि मनाया जाएगा, और इन्होंने अनाउंस किया था 15 जनवरी को। याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने एक टैग लाइन कह लीजिए उसमें दी थी, क्या बोला था? डोंट जस्ट कीप योर ड्रीम लोकल, मेक देम ग्लोबल। ये इनकी एक लाइन थी, टैग लाइन थी, जिसको इस डे के रूप में मतलब प्रमोट किया जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ओपन करने की घोषणा, मतलब इनॉग्रेशन किया है जाकर। आपको बता दूं कल्पना चावला का नाम ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कल्पना चावला
भारत की ऐसी पहली महिला बनी थी, भारत से बिलोंग करने वाली ऐसी पहली महिला बनी थी जो कि स्पेस पर गई थी। इसलिए कल्पना चावला जी के नाम पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है। अब राजनाथ सिंह जी कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ये इस समय पर डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं और लखनऊ से ये सांसद चुने गए हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। बस ये 3 न्यूज इस वीक में बनी थी आपकी नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। अब यहां पर बात करते हैं लास्ट जो वीक में करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, इतना था सिर्फ, ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने 26 दिसंबर को डिक्लेयर किया था वीर बाल दिवस के रूप में, हमने पढ़ा था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टीएस त्रिमूर्ति जो कि कौन है? यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट मेंबर हैं, भारत की तरफ से एक परमानेंट मेंबर के रूप में ये चुने गए हैं और मतलब चुने गए थे। अब इनको टीएस त्रिमूर्ति जी को चेयरमैन बनाया गया है यूएनएससी का, यूएनएससी काउंटर टेररिस्ट कमेटी का, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीएम मोदी जी ने पौंडुचेरी को चूज किया है। पौंडुचेरी एक यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी है। पौंडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि होस्ट करेगा नेशनल यूथ फेस्टिवल को। यह बात भी आपको याद रखनी है। भारत में इस समय 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट्स हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आगे बात करें तो आयुष मिनिस्टर कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, वो है इस समय आयुष मिनिस्टर भारत के। आयुष मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंटरनेशनल योगा एकेडमी का। कहां पर रखा है? तो तेलंगाना की जो कैपिटल हैदराबाद है वहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आगे बात करें तो मिनिस्टर है, हमारे यूनियन मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। अब अश्वनी वैष्णव के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2 डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं। रेलवे से रिलेटेड डिपार्टमेंट, मतलब भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है इस समय? अश्वनी वैष्णव। और इस समय पर ये माइटी मिनिस्टर भी है। माइटी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी अश्वनी वैष्णव है। इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है जिससे कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री भारत में डेवलप हो, इवॉल्व करे और काफी बेहतर तरीके से ग्रो करे। तो इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। कहां पर रखा है? तो मेरठ में रखा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आगे बात करें, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय पर हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मतलब केंद्र में शिक्षा मंत्री के पद पर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक कैंपेन को लॉन्च किया है जिस कैंपेन का नाम है पढ़े भारत। पढ़े भारत कैंपेन से क्या किया जाएगा? पढ़े भारत कैंपेन से रीजनल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा जिससे कि जो नई जनरेशन है उसको भी सीखने में रुचि दिखाए। जो पढ़े भारत के थ्रू धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो इसको करने वाले हैं। आगे बात करते हैं। अब बात होगी इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। तो जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीक का बना है उसको पढ़ेंगे और साथ साथ जो पुराने वीक का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बात करें तो अब यहां का जो पहला करंट अफेयर है इंटरनेशनल से रिलेटेड, डैनियल ओर्टेगा जिन्होंने शपथ ली है प्रेसिडेंट के रूप में निकारागुआ के। अब ज्यादा चर्चित देश तो नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये पहली दूसरी बार नहीं ले रहे हैं शपथ, इन्होंने 5वीं बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं निकारागुआ के। काफी 5 बार तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो निकारागुआ के 5वीं बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं डैनियल ओर्टेगा। मैं आपको और रिवाइज कराता रहूंगा आने वाली वीडियोस में जिससे कि आपको ये नाम भी याद हो जाए। डैनियल ओर्टेगा प्रेसिडेंट बने हैं निकारागुआ के। अब निकारागुआ है कहां पर, किस कॉन्टिनेंट में है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक सेंटर अमेरिका हम कहते हैं, लेकिन सेंटर अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट तो है नहीं। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका का ये एक देश है जो कि कैरेबियन सी में एक छोटा सा देश है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा।
तो निकारागुआ नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जिसके प्रेसिडेंट बने हैं डेनियल ओर्टेगा। इसकी कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है सपोर्ट? क्योंकि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आ रखे हैं। वहां पर मतलब फॉरेन से जो खरीदते हैं हम, डॉलर्स में कोई सामान खरीदना है तो हमको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो श्रीलंका के पास फॉरेन का जो पैसा है, डॉलर है, बहुत कम रह गया है, जिसकी वजह से वो जगह जगह से लोन मांगता है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे का क्राइसिस है, तो आपको आपका दोस्त भी लोन नहीं देता। तो यही सेम चीज श्रीलंका के साथ हो रखी है। श्रीलंका ने इतना तगड़ा क्राइसिस हो रखा है कि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इमरजेंसी भी घोषित की थी। यहां पर आपको बता दूं, श्रीलंका को भारत ने मदद की है, 900 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है, जिससे कि वो खाना वगैरह बाहर के देशों से खरीद सकें। इतनी ज्यादा मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है। इमरजेंसी लगी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है श्रीलंका में। आगे बात करें तो श्रीलंका, अब श्रीलंका बहुत ज्यादा चर्चित है और बहुत ज्यादा हमारे लिए रिलेटेड है, क्योंकि पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश है तो इसके बारे में सब कुछ पता भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी न्यूज चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। तो याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे और साथ साथ एक और कैपिटल है कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, वो भी आपको ध्यान रखना है। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। दोनों भाई हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट खोजे जा रहे हैं। जब नए नए वेरिएंट खोज रहे हैं तो पूछा जा सकता है आपसे कि ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है जो किस देश में मिला आपको, पहला जो इसका केस था किस देश में मिला। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर सिप्रस एक कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, जहां पर डेल्टा क्रॉन एक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट खोजा, मतलब नया वेरिएंट वहां पर डिटेक्ट किया गया। चलिए, हमें याद रखना है यूरोप की एक कंट्री है सिप्रस, जिसके यहां पर डेल्टा क्रॉन कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। ठीक है, अभी 2 रिसेंटली में और जो वेरिएंट थे वो चर्चा में थे। कौन से? ओमिक्रॉन, जो कि भारत में आपको पता होगा काफी तेजी से बढ़ रहा है, और साथ साथ IHU। तो एक वेरिएंट था ओमिक्रॉन और एक है ओमिक्रॉन और एक है IHU। अब IHU तो फ्रांस में पहला केस इसका डिटेक्ट किया गया था। ओमिक्रॉन आपसे पूछा जा सकता है, तो ओमिक्रॉन का भी याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में इसका पहला केस डिटेक्ट किया गया था। और एक नया वेरिएंट है डेल्टा क्रॉन आपको सिप्रस में पहला जो केस था वो डिटेक्ट किया गया था। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। बात करें तो सिप्रस की कैपिटल है निकोसिया और करेंसी है यूरोप कॉन्टिनेंट में, मैंने आपको बता ही दिया, यूरोप के कॉन्टिनेंट में ये उपस्थित है और प्रेसिडेंट है इसके निकोस अनास्टासियाड्स। नाम याद रखिएगा निकोस, और आप निकोसिया से याद भी कर सकते हैं, लिंक करके आराम से याद कर पाएंगे। आगे बात करें, और ऐसे देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा इनको। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अली खान स्मैलेव को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कजाकिस्तान का। जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि कजाकिस्तान में आपको बता दूं कि वहां पर ऑयल के पैसे, मतलब पेट्रोल के पैसे काफी इंक्रीज हो गए थे। जब इंक्रीज हो गए तो इनके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। अब नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है और प्रेसिडेंट साहब ने इनको अपॉइंट किया है। इनका प्रेसिडेंट कौन है? तो कासिम जोमार्ट टोकायेव, और प्राइम मिनिस्टर इनके चुने गए हैं अली खान स्मैलेव। आगे बात करें तो कजाकिस्तान एशिया की एक कंट्री है, कैपिटल इसकी नूर सुल्तान है और करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये 2 देश मिलकर डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कुछ बेहतर डेवलप करना हो या कुछ ऐसा करना हो कि कुछ अलग हो जाए, दुनिया से आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है और
एक देश को रोकने के लिए कोई दो देश मिलकर डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, अलग ही क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, क्वाड एक बना था जो कि चाइना की जो बढ़ती हुई प्रभुत्व है पैसिफिक रीजन में, चाइना सी में, उसको देखते हुए क्वाड बनाए गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए था। ये चार देश सिर्फ चाइना को रोकने के लिए बनाए गए थे। अब सोचिए, उनमें से भी दो देशों ने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है कि भैया हमारा काम सिर्फ ये होगा कि हम चाइना को काउंटर करेंगे, चाइना को रोकेंगे। ठीक है, तो काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाइना बहुत ज्यादा इस समय चर्चित भी है। बात करें, आगे है करंट अफेयर चाइना से रिलेटेड, तो चाइना का जो दबदबा है वो इंडो पैसिफिक रीजन में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एग्रीमेंट कर दिया है, याद रखिएगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, किसने साइन किए हैं ये जो एग्रीमेंट है, तो बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। इन लोगों ने वर्चुअली ये साइन अप किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर इतना ही इंटरनेशनल करंट अफेयर था। अब जो भी लास्ट वीक में हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आयशा मलिक पाकिस्तान की जस्टिस है, मतलब जज है, और उनको अब काम मिला है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, और पहली वुमेन है ऐसी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयशा मलिक नाम है इनका। ओपेक में अपॉइंट किए गए हैं हैथम अल गैश को सेक्रेटरी जनरल के रूप में, जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं। चाइनीज के डिप्लोमेट है जिनका नाम है झांग मिंग को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत भी इसका एक मेंबर है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो एससीओ के अभी 9वां मेंबर चुना गया था जो कि ईरान था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंटीगुआ और बारबुदा एक देश है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है, वो 102वां मेंबर उसका बना है। कौन? एंटीगुआ बारबुदा। एप्पल ऐसी कंपनी बन गई है, ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को अचीव कर लिया है। रशिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका नाम है टी-जिरकॉन, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रांस, जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेगा अगले 6 महीने तक के लिए, 1 जनवरी से इनका टाइम शुरू हो चुका है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो चाइना के द्वारा ओपन की गई। मैंने बोला था चाइना काफी ज्यादा चर्चित है, और काफी ज्यादा चर्चित है। उसने काफी कुछ इंप्रूव किया है, स्पेस में काफी कुछ काम किया है, अपने देश में नई नई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो काफी बेहतर उसके यहां पर काम हो भी रहा है। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो चाइना में खोली गई है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। चाइना ने 5 ईयर का प्लान बनाया है अपने यहां पर रोबोटिक्स की जो इनोवेशन है उस पर वो खर्च करेगा, जिससे कि उसका जो नंबर है वो जो अपने आप को दुनिया में रोबोटिक्स की फील्ड में आगे बढ़ा पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात होगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको पढ़ेंगे, प्लस जो लास्ट वीक का जो करंट अफेयर है उसको भी पढ़ेंगे। तो गोलकीपर है सविता पुनिया को कैप्टन बना दिया गया है इंडियन हॉकी टीम का, इंडियन वुमेन हॉकी टीम का। अब मतलब कि हो सकता है रानी रामपाल जो कि पहले कैप्टन थी वो हट गई होंगी, नहीं हटी नहीं है, वो इंजरी में इस समय है और वो रिकवर कर रही हैं, जिसके लिए उनकी अनुपस्थिति में सविता पुनिया जो कि गोलकीपर के रूप में कार्य करती हैं वुमेन हॉकी टीम में, उनको नया कैप्टन बना दिया गया है। किसके लिए बनाया गया है? तो अभी वुमेन्स की एशिया कप होने वाला है, वुमेन हॉकी टीम का एशिया कप होने वाला है, जो कि ओमान मस्कट में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। मैंने यहां पर लिख दिया है मस्कट, ओमान के मस्कट में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके लिए कुछ मैचेस यहां पर होने वाले हैं 21 जनवरी से 28 जनवरी तक। तो उसमें सविता पुनिया, रानी रामपाल उपस्थित नहीं होंगी, तो सविता पुनिया कैप्टनसी करेंगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वुमेन हॉकी एशिया कप में कौन कैप्टन थी। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप रानी रामपाल लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है सविता पुनिया कैप्टनसी संभाल रही हैं इस जो टूर्नामेंट में। टोटल यहां पर आप देख सकते हैं चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और थाईलैंड,
भारत को छोड़ के 7 देश और पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब टोटल 8 देश यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और नीचे यहां पर मैंने सविता पुनिया की तस्वीर भी लगा दी है। आगे बात करें तो अगला है तस्मीन मीर। तस्नीम मीर को वर्ल्ड का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर चुना गया अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में। तो इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन में भारत के जो प्लेयर हैं वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। आपको तस्नीम मिर नाम देकर पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। तो तस्नीम मिर वर्ल्ड की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बन गई है अंडर 19 में गर्ल्स की जो रैंकिंग है उसमें। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की बात करें, याद होना चाहिए 5 जुलाई 1934 को इसको बनाया गया था और हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक हॉयर लार्सन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है AISCD क्या है ये? ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ डीफ, मतलब जिनको थोड़ा कान से कम सुनाई देता है उनकी जो क्रिकेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है, उसने पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइज कर रही थी फर्स्ट टाइम कि वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना चाह रही थी। 2022 में ही ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए 2023 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और कहां कराया जाएगा? तो केरला, भारत का जो दक्षिणतम राज्य है, मतलब दक्षिणतम तो वैसे तमिलनाडु है, लेकिन दक्षिण की तरफ उपस्थित एक राज्य है केरल, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? तो जनवरी में अभी तक मतलब मान रखा है कि करवा देंगे, लेकिन अगर कुछ कोरोना वायरस की सिचुएशन नहीं हुई तो 10 जनवरी से 20 जनवरी तक इसको 2023 में ऑर्गेनाइज अब कराया जाएगा। पहले 2022 में कराया जा रहा था, अब 2023 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहली है डीफ से रिलेटेड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, ठीक है। यहां पर बात करें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट ऑफ डीफ फाउंडेशन, डीफ को फाउंड कब किया गया था? देखो भारत में ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ डीफ, जो बहरे लोग मतलब कान से जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है वो लोग भारत में इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। लेकिन इंटरनेशनली की बात की जाए तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ डीफ दुनिया में जो कान से जिसको कम सुनाई देता है उस वाले स्पोर्ट को क्रिकेट से कंट्रोल करते हैं। तो इसको 1924 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर USA मैरीलैंड में है और रेबेका एडम इसके प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आईपीएल में नॉर्मली क्या था? अभी तक हम वीवो आईपीएल सुन रहे थे। वीवो चाइनीज कंपनी है और भारत की चाइना से थोड़ा सा मतलब दिक्कत चल रही है इस समय पर। तो क्या है अब, क्या किया गया? वीवो को हटा दिया गया, मतलब अब आईपीएल में वीवो एम्बेसडर के रूप में काम नहीं करेगा, मतलब वीवो स्पॉन्सर के रूप में काम नहीं करेगा। कौन करेगा? टाटा ग्रुप, भारत की एक कंपनी है टाटा, वो काम करेगी। और आपको बता दूं वीवो आईपीएल में बीसीसीआई को ज्यादा पैसा दे रहा था, उसके बावजूद, ज्यादा पैसा देता है उसके बावजूद भी टाटा को ये जो स्पॉन्सरशिप दी गई है। टाटा 300 करोड़ दे रहा है, वो करीब करीब 60% है। वीवो का जो पैसा है उससे 60% मतलब 64% के आसपास इतना अमाउंट दे रहा है टाटा। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध के बाद डिसाइड किया गया बीसीसीआई के द्वारा कि टाटा ग्रुप को अब स्पॉन्सरशिप मिली है आईपीएल की। वीवो यहाँ से हट चुका है और टाटा यहाँ पर रह चुका है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए बीसीसीआई कौन? भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है। भारत, इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट है इसके सौरव गांगुली, सेक्रेटरी है इसके जय शाह। याद रखिएगा हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो टाटा ने अब इसको आईपीएल को स्पॉन्सर करेगा। भारत की कंपनी है, चाइनीज वीवो कंपनी हट चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 2022 और 2023 के लिए अभी करार किया गया है, 300 करोड़ हर साल बीसीसीआई को ये टाटा ग्रुप के द्वारा दिया जाएगा। आगे बात करें तो अब यहाँ पर टाटा की बात हुई है। टाटा ग्रुप, इसको फाउंड किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा। और फाउंड कब किया गया था? तो 1868 में मुंबई में इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है और इस समय पर चेयरमैन है इसके नटराजन चंद्रशेखरन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं जिनका नाम है अजाज पटेल। नाम सुना सा लग रहा होगा क्योंकि ये वही पर्सन है जो कि तीसरे पर्सन बने हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने पूरी टीम को अपनी बॉलिंग से समेट दिया। मतलब 10 की 10 विकेट इन्होंने एक इनिंग की ले ली।
ऐसा करने वाले ये तीसरे बॉलर बने हैं। भारत के एक प्लेयर हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में ये कारनामा किया था और 1956 1950 वाले जो दशक था उसमें जिम लेकर, जब उस टाइम पे ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था क्रिकेट, उस टाइम पर जिम लेकर जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी ये कारनामा कर रखा था। तो अजाज पटेल तीसरे प्लेयर बने और इन्होंने एक कारनामा किया था दिसंबर में। तो दिसंबर महीने के लिए आईसीसी जो प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड देता है वो अजाज पटेल को, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, उनको दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे महिला का क्या नाम है। चलिए, मेल में तो मिला अजाज पटेल को, लेकिन महिला में किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दिसंबर महीने में एक भी मैच महिला का नहीं हुआ। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है भारत सुब्रमण्यम इनका नाम है। 73rd नंबर के चेस में ग्रैंड मास्टर, आपको पता होगा ग्रैंड मास्टर चेस में ही होते हैं, तो 73rd नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखना है नाम, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनसे पहले कौन कौन बने हैं तो मैंने नीचे नाम वो भी लिख दिए हैं। 72 नंबर में बने थे मित्रभा गुहा, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, 71 नंबर के बने थे। 70 नंबर के बने थे राजा ऋत्विक। भारत सुब्रमण्यम भी आपको दिमाग में आ रहा होगा कहां से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें। यहां पर अब रिवीजन होगा, मतलब इतने क्वेश्चन थे करंट अफेयर के जो स्पोर्ट्स से बने थे इस वीक में। अब बात करेंगे जो लास्ट वीक में करंट अफेयर बना उसको रिवाइज करेंगे। तो साउथ अफ्रीका के एक ऑलराउंडर है जिनका नाम है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अगला है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, जिसको नोदिरबेक अब्दुसा तोरोव ने जीत लिया है। नोदिरबेक अब्दुसा तोरोव ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, रैपिड चेस चैंपियनशिप को। एक हमारी लेजेंड है, लेजेंड प्लेयर झूलन गोस्वामी, जो कि महिला क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। ये महिला क्रिकेट में बहुत लंबे समय तक बॉलिंग कर चुकी हैं, रिटायरमेंट ले चुकी हैं। अब ये एम्बेसडर बनी है ऑल इंडिया मैच ऑफिशियल टीम की, मतलब जो भी वुमेन के मैच होंगे उसमें ये एम्बेसडर के रूप में काम करेंगी, मतलब उनको प्रमोट करने के रूप में काम करेंगी। पाकिस्तान के ऑलराउंडर है मोहम्मद हफीज, जो कि लेजेंड कहे जाते हैं पाकिस्तान के। उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इंडिया श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप को जीत गया है। यूएई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, इस टूर्नामेंट को यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्वांटे डिकॉक जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका की टीम के लिए खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रॉस टेलर। रॉस टेलर ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। बैटिंग किया करते थे और एक समय पर ये कैप्टन भी थे न्यूजीलैंड टीम के। आगे बात करें। अब बात होगी अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली में 2020 का 3rd नेशनल वाटर अवार्ड को अनाउंस किया गया। अब 2020 का 2022 में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी ये जो रिपोर्ट है अभी जारी हुई है, इसका जो रिजल्ट है वो अभी जारी हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं इसी वीक में। तो आपको बता दूं इस रिपोर्ट को जारी किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति के, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो भी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट जीता है अलग अलग कैटेगरी में, उनको अवार्ड इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए, मतलब विनर के रूप में इन्होंने घोषित किया है। तो नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2020 जो 2022 में अनाउंस किए गए हैं। अब है किसको किसको क्या क्या मिले हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, बेस्ट स्टेट में, मतलब वाटर को कंजर्व करने की जो जद्दोजहद थी, जो काम था, उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है, इसलिए इसको बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया है, बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग यहां पर डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं। जैसे कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में देखा जाए तो नॉर्थ जोन में मिला है मुजफ्फरनगर को, जो कि उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन की बात की जाए तो त्रिवंतनापुरम, जो कि केरला की कैपिटल भी है, उसको मिला है। अगर ईस्ट जोन की बात की जाए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो ईस्ट चंपारण बिहार और गोड़ा झारखंड को यह अवार्ड मिला है। वेस्ट जोन की बात की जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। आपको बता दो इंदौर
भारत का सबसे साफ सिटी भी है। अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो गोलपारा, जो कि असम में से बिलोंग करता है, उसको मिला है गोलपारा को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहा ये, तो 12वें नंबर का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है। उन्होंने 12वें नंबर का डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 का दिया है। किसको दिया है? एक्ट्रेस है, आपको पता होगा बजरंगी भाईजान में आपने इनको देखा होगा, छोटी बच्ची का किरदार इन्होंने निभाया था, जो कि सलमान खान की फिल्म है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उसमें काम कर रहे थे। तो इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा, ये इनकी तस्वीर है। इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 का 12वें नंबर का अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब बात होगी अपॉइंटमेंट से। ये दो ही अवार्ड यहां पर दिए गए, मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं उनको यहां पर रिवाइज कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जो लास्ट वीक में बने हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शेर सिंह बी ख्यालिया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट मतलब अडानी पावर, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। आपको बता दूं, वैसे तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था, CEBR के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें बताया गया था कि रिलायंस सबसे ज्यादा चर्चित रहती है, सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, लेकिन अडानी पावर्स भी सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। तो उसके सीईओ बने हैं शेर सिंह बी ख्यालिया। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर बात करें अडानी पावर की, तो इसको फाउंड किया गया था गौतम अडानी के द्वारा। फाउंड किया गया था इसको 1996 में। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में है। आगे बात करें, राघवेंद्र तंवर चेयरमैन के पद पर चुने गए हैं ICHR के। तो ICHR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन के रूप में राघवेंद्र तंवर को चुना गया है। अगर बात करें ICHR की, तो इसको फाउंड किया गया था 1972 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, RBI ने अप्रूव किया है इतिरा डेविस को MD और CEO के पद पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इतिरा डेविस ऑलरेडी MD और CEO के पद पर काम कर रहे थे इंटरिम तरीके से, लेकिन अब इनको इतिरा डेविस को MD और CEO के पद पर RBI ने अप्रूव कर दिया है। तो अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बन गए हैं इतिरा डेविस, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसको फाउंड किया गया था 2017 में। फाउंडर है समित घोष। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, रॉकेट साइंटिस्ट है जिनका नाम है S सोमनाथ को अपॉइंट किया गया है इसरो के चीफ के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। तो S सोमनाथ को अपॉइंट किया गया है इसरो के चीफ के रूप में। पहले कौन थे? के सिवान काम कर रहे थे, जिनका पूरा नाम है कैला सवादिवु सिवान। ठीक है, पूरा नाम ऐसे पूछा नहीं जाएगा, आप के सिवान से याद रख सकते हैं। इसरो की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1969 में, 15 अगस्त 1969 में, और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पियरे ओलिवर, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इनको IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, क्योंकि भारत की गीता गोपीनाथ सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं IMF के। तो अब ये जगह खाली थी, तो यहां पर पियरे ओलिवर को चुना गया है। आगे बात करें तो RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं उर्जित पटेल, जिनके समय काल में नोटबंदी हुई थी। एग्जाम में पूछा गया इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं। तो उर्जित पटेल इनका नाम है। इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है AIIB का। सैफाली वर्मा क्रिकेटर है, जो कि ब्रांड एंडोसडर बनी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। G अशोक कुमार है, DG बने हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। अतुल केशव, जो कि प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं US इंडिया बिजनेस काउंसिल के। और अलका मित्तल पहली वुमेन बनी है जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में हेड करने वाली है। आगे बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन है, इंडिया से बिलोंग करते हैं अशोक एल्लुस्वामी, वैसे तो यूएस में रहते हैं लेकिन इंडिया से चेन्नई से बिलोंग करते, चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं अशोक एल्लुस्वामी, जो कि पहले एम्प्लॉय बने हैं, कहां पर हायर हुए हैं? टेस्ला में। टेस्ला किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क सीईओ और फाउंडर के रूप में वहां पर काम करते हैं। अगर बात करें, टेस्ला इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली एक कंपनी है। विनोद कनन जो कि सीईओ के रूप में चुने गए हैं विस्तारा एयरलाइंस में, और वीएस पथानिया जो कि डीजी के रूप में बने हैं, 34 नंबर के डीजी बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, और वीके त्रिपाठी सीईओ और चेयरमैन के पद पर बने हैं रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। आगे बात करें, बलदेव प्रकाश एमडी और सीईओ बने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। चलिए आगे बात करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो उसको भी बताइएगा, किस तरीके के वीडियो और बेहतर की जा सके आपके लिए, वो भी आप सजेस्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।